क्वेश्चन है, एक व्यक्ति ने दो वस्तु प्रत्येक 2400 के हिसाब से बेची, यानी कि प्रत्येक वस्तु का जो विक्रय मूल्य है ना वो 2400 रुपए है। और अगर दो वस्तुओं का विक्रय मूल्य देखा जाए तो 2400 कितना हो जाएगा, 4800 रुपए हो जाएगा। इस तरह से आपको यहाँ पर समझना है, क्योंकि लिखा हुआ है ना प्रत्येक वस्तु का मूल्य कितना है, 2400 रुपए है। तो यहाँ पर आप देखिए कि पहली वस्तु पर 20% का लाभ होता है। जब पहली वस्तु को बेचा गया तो उस पर तो 20% का लाभ हुआ है, और दूसरी वस्तु को बेचने पर 20% की हानि हुई है। तो यहाँ पर हमें ज्ञात करना है कि लाभ या हानि कितना होगा, ऐसा यहाँ पर हमें ज्ञात करना है। तो आपको पता है कि दो वस्तु है, तो यहाँ पर हम फर्स्ट वस्तु लिख देते हैं और यहाँ पर हम लिख लेते हैं सेकंड वस्तु, और यहाँ पर हम लिखेंगे क्रय मूल्य और यहाँ पर हम लिखेंगे विक्रय मूल्य। तो अब आप यहाँ पर ये देखिए कि जो पहली वस्तु है उसको बेचा गया है तो 20% का लाभ हो रहा है। अगर हम ऐसा मान लेते हैं कि पहली वस्तु का क्रय मूल्य अगर 100 रुपये है और उस वस्तु को बेचा जा रहा है और 20% का लाभ भी होना चाहिए, तो 20% का लाभ तभी हो सकता है जब 100 रुपये की वस्तु को 120 रुपये में बेच दिया जाए। उस स्थिति में 20% का लाभ हो सकता है। तो यहाँ पर हम क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य के बीच में अनुपात ज्ञात कर सकते हैं। 0 से 0 कट जाएगा, यहाँ पर 10 और ये 12 है, तो 2 के पहाड़े से इन दोनों संख्याओं को काटेंगे तो यहाँ पर पहली वस्तु के लिए क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य के बीच का जो अनुपात आएगा वो कितना आएगा, 5:6 आएगा। और यहाँ पर हम ये अनुपात लिख सकते हैं 5:6। अब दूसरी वस्तु के लिए कहा गया है कि दूसरी वस्तु को बेचने पर तो 20% की हानि हुई है। तो यहाँ पर अगर हम मान लेते हैं कि दूसरी वस्तु का मूल्य जो क्रय मूल्य है वो 100 रुपये, और 20% की हानि तभी हो सकती है जब 100 रुपये की वस्तु को 80 रुपये में बेच दिया जाए। तो यहाँ पर अब हम दूसरी वस्तु के लिए भी क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य के बीच का अनुपात ज्ञात कर सकते हैं। 0 से 0 कट जाएगा, 2 के पहाड़े से ये दोनों संख्याएं काटी जा सकती है और यहाँ पर आ जाएगा ये 5:4। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं दूसरी वस्तु के लिए क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य के बीच में जो अनुपात आया है वो कितना आया है, 5:4 आया है। अब यहाँ पर आप ध्यान दीजिए कि प्रश्न में ऐसा कहा गया था कि दोनों वस्तुओं का जो विक्रय मूल्य है ना, यहाँ पर लिखा हुआ है दो वस्तु प्रत्येक जो है वो 2400 के हिसाब से बेची गई है, यानी कि दोनों वस्तुओं का जो विक्रय मूल्य है वो समान है और कितना कितना है, 2400 रुपये है। लेकिन यहाँ पर जो हमने अनुपात निकाला है, अनुपात में तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि पहली वस्तु का विक्रय मूल्य 6 यूनिट है और दूसरी वस्तु का विक्रय मूल्य 4 यूनिट है, और विक्रय मूल्य यहाँ पर अनुपात में तो बराबर है ही नहीं, लेकिन हमें बराबर करना होगा और उसके बाद ही हम प्रश्न को हल कर पाएंगे। तो यहाँ पर ये 6 है और ये 4 है और हमें इसको बराबर करना है, तो 6 और 4 का लैसे लिया जाएगा ना तो 12 आएगा। तो यहाँ पर 6 को भी 12 बनाना होगा और 4 को भी 12 ही बनाना होगा। तो 6 में 2 का गुणा कर देंगे तो ये 12 हो जाएगा, और 4 में अगर हम किसका गुणा करेंगे, आपको पता है कि हमें किसका गुणा करना चाहिए, 3 का गुणा करना चाहिए, जिससे कि ये 12 हो जाएगा। लेकिन ध्यान दीजिए कि अनुपात में अगर आप यहाँ पर 2 का गुणा करते हो ना, तो यहाँ पर आपको 5 में भी 2 का गुणा करना होगा, और यहाँ पर आपने 3 का गुणा किया है तो यहाँ पर आपको 3 का गुणा करना होगा। तो यहाँ पर जो क्रय मूल्य है वो पहली वस्तु का 10 आ जाएगा और दूसरी वस्तु का क्रय मूल्य यहाँ पर 15 आ जाएगा, क्योंकि 5 गुणा 3 किया गया है तो 15 आ गया है। अब आप यहाँ पर ये देख सकते हो कि यहाँ पर दोनों वस्तुओं का जो क्रय मूल्य है वो कुल मिलाकर कितना होगा। आप देखिए कि पहली वस्तु का क्रय मूल्य 10 रुपये है, 10 रुपये मान लीजिए या फिर 10 यूनिट मान लीजिए, और दूसरी वस्तु का जो क्रय मूल्य है वो 15 यूनिट है। तो कुल मिलाकर यहाँ पर दोनों वस्तुओं का जो क्रय मूल्य है वो कितना है, 25 यूनिट है। और यहाँ पर हम दोनों वस्तुओं का विक्रय मूल्य भी निकाल सकते हैं। कुल मिलाकर 12 + 12 कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। अब आप यहाँ पर ये पता लगा सकते हो कि लाभ होगा या हानि होगी, क्योंकि आप ये देख ही सकते हो यहाँ पर स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि दोनों वस्तुओं का जो क्रय मूल्य है वो 25 यूनिट था, यानी कि दोनों वस्तुओं को खरीदा तो 25 यूनिट में गया और बेच दिया गया है 24 यूनिट में। तो यहाँ पर अनुपात से तो साफ साफ दिखाई दे ही रहा है कि 1 यूनिट की यहाँ पर हानि हुई है। लेकिन हमें आंसर ये भी देना है कि लाभ या हानि तो पता चल गई हमें
कि यहाँ पर हानि हो रही है, क्योंकि यहाँ पर क्रय मूल्य ज़्यादा है और विक्रय मूल्य कम है। लेकिन यहाँ पर जो ये वैल्यू आई है ये तो यूनिट में आई है, और हमें आंसर किस में देना है, रुपए में देना है। लेकिन हमें ये ज़रूर पता चल गया कि आंसर जो होगा वो किस में से होगा, ऑप्शन ए हो सकता है या फिर ऑप्शन सी हो सकता है, क्योंकि जो ऑप्शन ए और सी है उसमें हानि दी हुई है, जबकि ऑप्शन बी और डी में लाभ दिया हुआ है। तो प्रश्न के अनुसार तो यहाँ पर हानि हो रही है, तो हानि हो रही है तो ऑप्शन ए और ऑप्शन सी में से आंसर हो सकता है, लेकिन आंसर तो हमें निकालना ही होगा। तो यहाँ पर आप ये देखिए कि प्रश्न में एक वैल्यू दी हुई थी, और वो वैल्यू किसकी है हमें यहाँ पर समझना होगा। प्रश्न में कहा है कि दो वस्तु प्रत्येक को 2400 के हिसाब से बेचा गया है। तो यहाँ पर आप ये देखिए कि दोनों वस्तुओं का जो कुल मिलाकर यहाँ पर विक्रय मूल्य है, यानी कि दोनों वस्तुओं को जो बेचा गया है अनुपात के अनुसार तो वो 24 यूनिट में बेचा गया है। लेकिन प्रश्न के अनुसार यहाँ पर एक वस्तु का विक्रय मूल्य 2400 है, तो दो वस्तुओं का विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 4800 रुपये हो जाएगा। तो यहाँ पर ये विक्रय मूल्य 24 यूनिट जो है इसकी वैल्यू किसके बराबर होगी, यहाँ पर 24 यूनिट की वैल्यू होगी 4800 के बराबर। तो यहाँ से हम एक यूनिट की वैल्यू तो निकाल ही सकते हैं, और हमें एक यूनिट की वैल्यू ही तो ज्ञात करनी है, क्योंकि हमें यहाँ पर ये ज्ञात करना है कि हानि कितने रुपए की हुई। आपको पता है कि अनुपात से तो यहाँ पर जो हानि हुई है वो एक यूनिट की हुई है, लेकिन हम रुपए में आंसर निकालेंगे। 24 यूनिट बराबर 4800 है, तो एक यूनिट की वैल्यू किसके बराबर आएगी, यहाँ पर 4800 में हमें 24 से भाग देना होगा, और यहाँ पर एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 200 रुपये आ जाएगी। तो यहाँ पर एक यूनिट की वैल्यू ही हमें ज्ञात करनी थी, क्योंकि हमें यहाँ पर ज्ञात करना था कि हानि कितने रुपए की हुई है। तो यहाँ पर आप ये देख सकते हो कि जो हानि हुई है वो एक यूनिट की हुई है, लेकिन एक यूनिट की वैल्यू 200 रुपये के बराबर है। तो यहाँ पर हानि कितने की हुई है, 200 रुपये की हुई है। आप देख सकते हो कि यहाँ पर ऑप्शन ए तो आंसर नहीं होगा, ऑप्शन सी यहाँ पर सही आंसर होगा। क्वेश्चन है, यदि एक व्यक्ति 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता है, यानी कि उसकी स्पीड क्या है, वह 1 घंटे में 10 किलोमीटर चल सकता है, तो गंतव्य पर यानी कि जहां उस व्यक्ति को पहुंचना है वहां पर वह 2 बजे पहुंचता है, दोपहर के 2 बजे पहुंचता है। यदि वह अपनी चाल को 5 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा देता है, यानी कि पहले वह 1 घंटे में 10 किलोमीटर की दूरी तय कर सकता था, क्योंकि उसकी चाल 10 किलोमीटर प्रति घंटा थी। लेकिन अब वह चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा देगा, तो उसकी चाल 10 से कितनी हो जाएगी, 15 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगी। यानी कि अब वह 1 घंटे में 15 किलोमीटर की दूरी तय कर सकता है। फिर प्रश्न में आगे दिया हुआ है कि जब वह अपनी चाल 10 से 15 कर लेता है, यानी कि चाल को 5 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा देता है, तो वह 12 बजे पहुंच जाता है। यानी कि पहले वह 2 बजे पहुंच रहा था, लेकिन अगर 5 किलोमीटर प्रति घंटा स्पीड को बढ़ा देगा तो उसको समय अब कम लगेगा, यानी कि वह 2 घंटे पहले ही पहुंच जाएगा, 12 बजे ही उस स्थान पर पहुंच जाएगा। लेकिन अब पूछा तो ये गया है कि ज्ञात कीजिए कि उसे कितनी चाल से चलना चाहिए ताकि वह गंतव्य पर 1 बजे पहुंच जाए। यानी कि उसको 2 बजे भी नहीं पहुंचना था, और ना ही उसको 12 बजे पहुंचना था। सही समय क्या था, 1 बजे था। लेकिन अब प्रश्न में ये पूछा गया है कि जब वह 10 की स्पीड से चलता है तो वह 2 बजे पहुंच रहा है, यानी कि लेट हो गया है। और जब वह अपनी स्पीड को 5 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा देता है, यानी कि 10 से 15 भी कर देता है, तो वह व्यक्ति जल्दी पहुंच रहा है। अब पूछा यहाँ पर ये जा रहा है कि अगर उस व्यक्ति को 1 बजे उस स्थान पर पहुंचना हो तो उसको अपनी चाल कितनी करनी चाहिए। यानी कि इतना तो समझ में आ रहा है कि जो चाल आएगी ना वो 10 किलोमीटर प्रति घंटा और 15 किलोमीटर प्रति घंटा के बीच की चाल ही होगी, क्योंकि 10 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से जाता है तो वह व्यक्ति 2 बजे पहुंच रहा है, और 15 से जाएगा तो 12 बजे पहुंचेगा, और पहुंचना है इनके बीच के समय पर 1 PM पर। तो हमें ये बताना है कि यहाँ पर चाल कितनी होगी, तो चाल यहाँ पर 10 और 15 के बीच की होगी। तो यहाँ पर आप देखोगे कि सारे ही ऑप्शन जो है वो 10 और 15 के बीच के ही दिए हुए हैं। तो हम ऑप्शन से हल तो नहीं कर रहे हैं, यहाँ पर हम कॉन्सेप्ट से ही प्रश्न को हल करेंगे। तो आप ध्यान से समझिए कि किस तरीके से यहाँ पर ये प्रश्न हल होगा। तो आपको इतना समझ में आ गया है कि प्रश्न में 2 कंडीशन तो दी हुई है, और तीसरी कंडीशन के बारे में यहाँ पर पूछा जा रहा है। पहली कंडीशन हम यहाँ पर ये मान सकते हैं जिसमें जो समय है वो 2 बजे का है,
और यहाँ पर चाल कितनी है, 10 किलोमीटर प्रति घंटा। ये तो हम पहली कंडीशन मान सकते हैं। दूसरी कंडीशन यहाँ पर ये हो सकती है कि जब चाल को 5 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दिया है तो चाल जो है वो 15 किलोमीटर प्रति घंटा हो गई, और उस स्थिति में जो समय है वो 12 बजे का हो गया है। लेकिन अब तीसरी कंडीशन ये है कि उस व्यक्ति को पहुंचना तो 1 बजे है, और अब ये बताना है कि चाल कितनी होगी। तो इस तरह से यहाँ पर प्रश्न ये पूछा गया है। लेकिन हमें ये नहीं पता है कि वो यात्रा कितनी देर की है, कुछ भी अभी नहीं पता है। लेकिन अब ज्ञात कैसे किया जाए, आप यहाँ पर ध्यान से समझिए। कंडीशन आपको समझा दी गई है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले तो चाल का अनुपात निकाल सकते हैं, पहली कंडीशन और दूसरी कंडीशन से। आपको पता है कि पहली कंडीशन के अनुसार तो चाल कितनी है, 10 किलोमीटर प्रति घंटा है, और दूसरी कंडीशन से चाल जो है वो 10 तो पहले थी ना, 5 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दी गई है। तो दूसरी स्थिति में जो चाल है वो कितनी हो गई है, यहाँ पर वो चाल हो गई है 10 से 15 किलोमीटर प्रति घंटा। तो यहाँ पर अगर हम पहली स्थिति और दूसरी स्थिति की जो चाल है उसके बीच में अनुपात ज्ञात करेंगे तो अनुपात तो यहाँ पर आएगा 2:3। लेकिन ये अनुपात किसका है, चाल का अनुपात है। तो यहाँ पर आपको पता लग गया है कि अगर चाल का अनुपात निकाला जाए तो अनुपात यहाँ पर आ जाएगा 2:3। इस तरह से हमने यहाँ पर लिख दिया है। लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि व्यक्ति जो है वो एक ही स्थान पर तो पहुंच रहा है, यानी कि जब वह 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रहा है तो भी उसको उसी स्थान पर ही जाना है, और जब वह 15 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चलता है तो भी वह उसी स्थान पर ही जा रहा है। यानी कि दोनों कंडीशन में यहाँ पर चाल अलग है, समय भी अलग है, लेकिन दूरी क्या है, यहाँ पर समान है। दूरी समान ऐसे है क्योंकि उसको गंतव्य पर ही पहुंचना है, यानी कि जहां उसको जाना है, जिस स्थान पर उसको जाना है उसी स्थान पर ही तो वह व्यक्ति जा रहा है। उसका स्थान चेंज नहीं है, लेकिन स्पीड चेंज की गई, समय में परिवर्तन आया, लेकिन दूरी अभी भी समान ही है। लेकिन अगर यहाँ पर दूरी समान है तो यहाँ पर आप समय का अनुपात निकाल सकते हो, और बिल्कुल आसान तरीके से, क्योंकि चाल का अनुपात निकाल लिया है ना, तो चाल के अनुपात का उल्टा कर दिया जाएगा तो समय का अनुपात आ जाएगा। जैसे कि चाल का अनुपात यहाँ पर 2:3 है, तो समय का अनुपात हम लिख देंगे 3:2। इस तरह से यहाँ पर हम चाल के अनुपात से समय का अनुपात लिख सकते हैं। लेकिन अब आप ये देखिए कि जब यहाँ पर जो स्पीड थी वो 10 किलोमीटर प्रति घंटा थी, उस स्थिति में समय कितना था, 3 यूनिट समय था। लेकिन जैसे ही आपने देखा कि चाल जो है वो 10 से 15 हो गई, या फिर आप यूनिट वैल्यू से भी समझ सकते हो कि 2 से 3 हो गई, तो समय यहाँ पर 3 से 2 हो गया। यानी कि अगर आप चाल को बढ़ाते हो तो समय यहाँ पर कम ही लगता है। और यहाँ पर आप ये देख सकते हो कि कितना कम समय लग रहा है। 3 यूनिट समय तो जब लगता है जब यहाँ पर चाल 10 किलोमीटर प्रति घंटा होती है, और यहाँ पर 2 यूनिट समय तब लगेगा जब चाल यहाँ पर 15 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। तो चाल में परिवर्तन आने से समय में परिवर्तन तो आएगा ही, और चाल अगर बढ़ाई जाएगी तो समय कम लगेगा। तो 1 यूनिट समय कम लग रहा है, अनुपात से तो यहाँ पर यही समझ में आ रहा है। लेकिन प्रश्न के अनुसार हमें वैल्यू यहाँ पर लिखनी होगी, तभी हम यहाँ पर ये पता लगा पाएंगे कि यात्रा को करने में समय कितना लग रहा है। तो यहाँ पर आप ये समझिए कि अगर वह व्यक्ति 10 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चलता है तो वह व्यक्ति 2 बजे पहुंच रहा था, और जब चाल को बढ़ा देता है तो वह 12 बजे पहुंचता है। यानी कि जो समय का अंतर आया है ना, वो 2 घंटे का अंतर आया है। चाल को बढ़ाने से वह 2 घंटे पहले ही पहुंच गया, यानी कि 12 बजे पहुंच गया, और जबकि पहले वह 2 बजे पहुंच रहा था। तो यहाँ पर जो समय का अंतर आया है वो 2 घंटे का आया है प्रश्न के अनुसार। लेकिन अनुपात से देखा तो ये 1 यूनिट के बराबर है। तो 1 यूनिट की वैल्यू ही किसके बराबर होगी, 2 घंटे के बराबर होगी। तो यहाँ से आपको इतना भी समझ में आ गया होगा। जब हमें ये पता लग गया है कि यहाँ पर 1 यूनिट की वैल्यू किसके बराबर है, 2 घंटे के बराबर है, तो यहाँ पर अब हम ये पता लगा सकते हैं कि यहाँ पर 3 यूनिट की वैल्यू क्या होगी। क्योंकि हमें यहाँ पर 3 में 2 का गुणा ही तो करना होगा, क्योंकि 1 यूनिट बराबर 2 घंटे है, तो 3 यूनिट की वैल्यू ज्ञात करनी है। तो 3 में 2 का ही गुणा करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 6 घंटे, और यहाँ पर 2 में हम 2 का गुणा करेंगे, क्योंकि आपको पता है कि 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 2 घंटे है। तो यहाँ पर हम 2 का ही गुणा करेंगे, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 4 घंटे आ जाएगा। तो अब आप ये समझिए कि 1 यूनिट की वैल्यू तो हमने निकाल ली है, लेकिन उससे हमें ये भी पता लग गया है कि 3 यूनिट की वैल्यू किसके बराबर है, 6 घंटे की, और यहाँ पर 2 यूनिट की वैल्यू किसके बराबर है, 4 घंटे के बराबर है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि यहाँ पर जो ये 3:2 है ना,
यहाँ पर 3 यूनिट की वैल्यू तो कितनी आई है, 6 घंटे आई है। और 2 यूनिट की वैल्यू कितनी आई है, 4 घंटे आई है। तो आप इस तरह से समझिए कि जब चाल यहाँ पर 10 किलोमीटर प्रति घंटा है ना, तो उस स्थिति में तो उस व्यक्ति को गंतव्य तक पहुँचने में 6 घंटे का समय लगता है। लेकिन अगर वह चाल को 15 किलोमीटर प्रति घंटा कर लेता है, तो उसको कितना समय लगता है, 4 घंटे का समय लगता है। तो इस तरह से आपको यहाँ पर समझ में आ गया है कि 6 घंटे का समय लग रहा है और 4 घंटे का समय लग रहा है कौन कौन सी स्थिति में। तो यहाँ पर हम ये तो पता लगा ही सकते हैं कि दूरी कितनी होगी, क्योंकि आपको पता है कि दूरी का सूत्र क्या होता है, चाल गुणा समय होता है। और हमारे पास दो कंडीशन है, हम चाहे किसी भी कंडीशन से दूरी निकालें क्योंकि दूरी यहाँ पर समान ही है। आप देखिए, अगर हम पहली कंडीशन से दूरी निकालेंगे तो आपको पता है कि पहली कंडीशन में यहाँ पर चाल कितनी है, 10 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो यहाँ पर हम 10 लिख देंगे। और समय कितना है, 6 घंटे का है, तो यहाँ पर हम 6 लिख देंगे। तो दूरी यहाँ पर आ जाएगी 60 किलोमीटर। तो दूरी यहाँ पर पहली कंडीशन से 60 किलोमीटर आ गई है ना। आप यहाँ पर दूसरी कंडीशन से भी दूरी ज्ञात कर सकते हो। दूसरी कंडीशन में चाल कितनी है, 15 है, लेकिन समय कितना लग रहा है, 4 घंटे का लग रहा है। तो यहाँ पर 4 का गुणा करेंगे तब भी यहाँ पर दूरी कितनी आएगी, 60 किलोमीटर आएगी। तो अब आपको ये भी समझ में आ गया है कि यहाँ पर दूरी जो तय की जा रही है, चाहे वो पहली कंडीशन में तय की जा रही है, चाहे वह दूसरे कंडीशन में तय की जा रही है, दूरी यहाँ पर कितनी आएगी, दूरी यहाँ पर है 60 किलोमीटर। और यहाँ पर आपको पता है तीसरी कंडीशन भी दी हुई है, जिसमें उसी को तो हमें हल करना है। उसमें यही पूछा गया है कि गंतव्य पर 1 बजे पहुँच जाना चाहिए वह व्यक्ति, 1 बजे गंतव्य पर पहुँच जाना चाहिए। तो यहाँ पर आप ये समझिए कि यहाँ पर जो 60 किलोमीटर दूरी आई है, इसको ही तो तय करना है। और इस दूरी को तय करना है, लेकिन पहुँचना कितने बजे है, 1 बजे पहुँचना है। तो इस तरह से आपको यहाँ पर समझ में आ गया होगा कि अब 1 बजे वह व्यक्ति कैसे पहुँचे, ये हमें जानना है। और ये जानना है कि इसके लिए उसको अपनी चाल को कितना बढ़ाना होगा, या फिर उसको अपनी चाल को कितना करना होगा। पहले 10 थी, 10 से भी वह लेट हो रहा था। जब 15 करी तो 15 से वह जल्दी पहुंच गया है। लेकिन अब बताना यह है कि 1 बजे पहुंचने पर उसको अपनी चाल को कितना करना होगा। तो चाल को तो हम पता लगा लेंगे, पहले हम ये पता लगाए कि ये जो दूरी है ना, 60 किलोमीटर की दूरी, इसको तय तो करना है और 1 बजे पहुंचना भी है। लेकिन कितने घंटे में तय किया जाए, तभी तो उसी हिसाब से तो हम यात्रा को शुरू करेंगे, जिससे कि हम 1 बजे पहुंच जाए उस स्थान पर। तो यहाँ पर आप ये देखिए कि यात्रा शुरू कितने बजे करनी है। यात्रा का टाइम तो यहाँ पर सेम ही रहेगा, क्योंकि आपको पता है कि यात्रा एक ही समय पर चालू हो रही है। और कितने समय पर चालू हो रही है, आप यहाँ पर ध्यान से समझिए कि यहाँ पर जो यात्रा को पूरा किया गया है, अगर पहली कंडीशन से आप देखोगे तो 10 किलोमीटर प्रति घंटा यहाँ पर चाल थी और 6 घंटे का समय लग रहा था। और यहाँ पर आप देखिए कि 15 किलोमीटर प्रति घंटा चाल थी और 4 घंटे का समय लग रहा था। अगर 4 घंटे का समय लग रहा था और 12 बजे वह व्यक्ति पहुंच रहा था, तो इसका सीधा सा अर्थ ये होगा कि उस व्यक्ति ने जो यात्रा शुरू करी होगी ना, वो 8 बजे शुरू करी होगी। सुबह के 8 बजे उस व्यक्ति ने यात्रा शुरू की होगी। चाहे आप यहाँ पर कोई सी भी कंडीशन से देख लो, अगर आप पहली कंडीशन से देखोगे तो आपको ये पता लगेगा कि जब यहाँ पर चाल उसकी 10 किलोमीटर प्रति घंटा थी, तो उस स्थिति में समय 6 घंटे लग रहा था। और वह व्यक्ति पहुंच कितने बजे रहा था, 2 बजे पहुंच रहा था। यानी कि 2 बजे अगर वो पहुंच रहा है तो उसने 6 घंटे पहले यात्रा शुरू करी है। 6 घंटे का ही तो समय लगा है ना इस 60 किलोमीटर की दूरी को तय करने में। अगर उसकी चाल 10 ही है, तो 10 किलोमीटर प्रति घंटा है और 60 किलोमीटर की दूरी तय करनी है, तो उसको 6 घंटे का समय लगा और वो 2 बजे वह व्यक्ति पहुंच रहा है उस स्थान पर। तो इसका सीधा सा अर्थ यही होगा कि उस व्यक्ति ने 8 बजे वहां से चलना चालू किया होगा, जहां से वह यात्रा को शुरू कर रहा है। और 8 बजे से लेकर 2 बजे तक उसने यात्रा की है और इस प्रकार वह 6 घंटे में उस स्थान पर पहुंचा है। और दूसरे कंडीशन से आप देख सकते हो कि 4 घंटे का समय लग रहा है और वह व्यक्ति 12 बजे पहुंच रहा है। तो भी आप देख सकते हो कि 8 बजे ही यात्रा उसने शुरू करी होगी, तो ही 4 घंटे में वह 12 बजे पहुंच जाएगा। अब हमको ये पता लग गया है कि जिस यात्रा की यहाँ पर बात हो रही है और जिस यात्रा को शुरू किया जा रहा है किसी स्थान से, वो समय वहाँ पर क्या होगा, 8 बजे का समय है। सुबह के 8 बजे यात्रा शुरू करनी है। और अब पूछा तो ये गया है कि पहुँचना 1 बजे है, क्योंकि निश्चित समय यहाँ पर कितना है, 1 बजे पहुँचना है। और यात्रा शुरू तो 8 बजे ही करेंगे, इसमें कोई परिवर्तन नहीं करेंगे कि हम पहले चलेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। 8 बजे ही यात्रा शुरू करनी है और 60 किलोमीटर दूरी तय करनी है। तो अब आप यहाँ पर पता लगा सकते हो, जब 8 बजे यात्रा शुरू करोगे और आपको पहुँचना कितने बजे है, 1 बजे है, यानी कि आपको 5 घंटे में ये 60 किलोमीटर की दूरी तय करनी है। आप यहाँ पर इस तरह से समझिए, आपको ये तो पता है कि डिस्टेंस यहाँ पर कितनी तय करनी है, 60 किलोमीटर की दूरी तय करनी है। आपको ये भी पता लग गया है
कि यात्रा जब शुरू की गई है, स्टार्ट की गई है, तो उस समय वो समय कितना है? वो समय यहाँ पर 8 बजे का ही है, सुबह 8 बजे का समय है। लेकिन अब आपको पहुँचना कितने बजे है? 1 बजे पहुँचना है दोपहर के। तो 5 घंटे में आपको वहाँ पर पहुँच जाना है। कहाँ पर पहुँच जाना है? गंतव्य स्थान पर। 60 किलोमीटर की दूरी आपको तय करनी है 5 घंटे में, तभी आप सही समय पर पहुँच पाओगे। अगर फिर वही बात हो जाएगी कि यहाँ पर 2 बजे पहुँचोगे या फिर 12 बजे पहुँचोगे, सही समय पर नहीं पहुँच पाओगे। सही समय पर पहुँचना है, 8 बजे ही चलना है, तो 5 घंटे का समय लगना चाहिए 60 किलोमीटर की यात्रा को पूरा करने में। तो अब ये समझ में आ गया है कि यहाँ पर दूरी तो कितनी है, 60 किलोमीटर, और अब हमें ये भी समझ में आ गया है कि जो टाइम यहाँ पर लगेगा ना, वो 5 घंटे लगेगा। 5 घंटे का अगर समय लगे ना और 8 बजे हम यात्रा शुरू करें, तो हम सही समय पर पहुँच जाएँगे, यानी कि 1 बजे उस स्थान पर हम पहुँच जाएँगे, क्योंकि 5 घंटे लगेंगे। अब हमें स्पीड ज्ञात करनी है, तो आपको पता है कि चाल बराबर क्या होता है? क्योंकि स्पीड को ही हमें चेंज करना है। यहाँ पर सुबह मतलब चलने का समय वही रहेगा और पहुँचने का समय भी वही रहेगा, दूरी भी वही रहेगी। तो यहाँ पर हम चाल को ही चेंज करेंगे ना, तो चाल बराबर होता है दूरी बट्टा समय। तो दूरी यहाँ पर कितनी है, 60 किलोमीटर। समय कितना लगना चाहिए, 5 घंटे का। तो यहाँ पर चाल कितनी होगी, 12 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। यानी कि 1 घंटे में 12 किलोमीटर की दूरी तय करनी होगी। तो यहाँ पर पूछा गया था कि ज्ञात कीजिए कि उसे कितनी चाल से चलना चाहिए ताकि वह गंतव्य पर 1 बजे ही पहुंच जाए। तो गंतव्य पर वह 1 बजे तभी पहुंच सकता है जब वह अपनी चाल 12 किलोमीटर प्रति घंटा कर ले। तो यहाँ पर ऑप्शन ए सही आंसर होगा। क्वेश्चन है, 5,040 रुपये अंकित मूल्य वाली वस्तु 40% छूट पर बेचने से एक दुकानदार को 20% का लाभ होता है, तो लाभ की राशि क्या है? तो यहाँ पर हमें ज्ञात करना है कि लाभ कितने रुपए का होगा, और अंकित मूल्य यहाँ पर दिया हुआ है 5,040 रुपये। यहाँ पर प्रश्न में कहा गया है कि 40% छूट देनी है और छूट देने के बाद 20% का लाभ भी होना चाहिए। तो यहाँ पर तो हम लिखते हैं कॉस्ट प्राइस, यहाँ पर हम लिखेंगे मार्केट प्राइस, और यहाँ पर हम लिखेंगे सेलिंग प्राइस। तो अब आप ये देखिए कि जब यहाँ पर 40% छूट दी हुई है, तो 40% का भिन्न रूप क्या होता है? तो 40% का भिन्न रूप, या फिर आप ऐसा समझिए कि जब हम यहाँ पर छूट की बात कर रहे हैं, तो छूट का संबंध यहाँ पर अंकित मूल्य और विक्रय मूल्य के बीच में ही होगा। यानी कि अगर हम मान लें कि उस वस्तु का जो अंकित मूल्य है वो 100 रुपये है और 40% की छूट दी जाए, तो छूट देने के बाद उसको कितने में बेचा जाएगा? 100 रुपये की वस्तु 60 रुपये में बेच देंगे ना, तभी यहाँ पर 40% की छूट दी जाएगी। यानी कि छूट मानी जाएगी कि 40% की छूट यहाँ पर दी गई है। तो यहाँ पर हम अनुपात ज्ञात करेंगे, तो यहाँ पर ये दोनों संख्याएं काटी जा सकती है और 20 के पहाड़े से काटी जा सकती है, और यहाँ पर ये अनुपात आ जाएगा 5:3। यानी कि अंकित मूल्य और विक्रय मूल्य के बीच में जो अनुपात आया है वो कितना आया है, 5:3 आया है। अब आप यहाँ पर ये देखिए कि लाभ कितना हो रहा है, 20% का लाभ हो रहा है। आपको पता है कि लाभ का जो संबंध होता है वो किस किस के बीच में होता है, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य के बीच में होता है। तो यहाँ पर आप ऐसा समझिए कि अगर वस्तु का क्रय मूल्य 100 रुपये हो, यहाँ पर हम क्रय मूल्य के नीचे 100 लिख रहे हैं, अगर वस्तु का क्रय मूल्य 100 रुपये है और लाभ होना चाहिए 20%, तो फिर वस्तु को बेचना कितने में चाहिए, 100 रुपये की वस्तु को यहाँ पर 120 रुपये में बेचना चाहिए। तो यहाँ पर हम विक्रय मूल्य के नीचे ही क्या लिखेंगे, 120 रुपये लिखेंगे। तो यहाँ पर हम अनुपात तो ज्ञात करेंगे ही, यहाँ पर क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य के बीच में भी हम अनुपात ही निकालेंगे। तो यहाँ पर ये 0 से 0 कट जाएगा और 2 के पहाड़े से ये दोनों संख्याएं काटी जा सकती है, और यहाँ पर ये अनुपात आएगा 5:6। तो यहाँ पर आपको ये पता लग गया है कि क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य के बीच का जो अनुपात है वो कितना रहेगा, यहाँ पर 5:6 रहेगा। लेकिन अब आप ये ध्यान दीजिए कि यहाँ पर एक ही वस्तु के विक्रय मूल्य की बात हो रही है, या फिर एक ही वस्तु की तो बात हो रही है, लेकिन ये विक्रय मूल्य यहाँ पर अलग अलग आ रहा है। ये विक्रय मूल्य समान होना चाहिए, क्योंकि एक ही वस्तु का ही तो विक्रय मूल्य है। जब इसका अंकित मूल्य के साथ अनुपात निकाला जाता है तो यहाँ पर 3 आ रहा है, और यहाँ पर विक्रय मूल्य का अनुपात आप क्रय मूल्य के साथ देखोगे तो ये 6 आ रहा है। लेकिन ये विक्रय मूल्य का जो ये अनुपात है ना यूनिट में, ये बराबर होना चाहिए, और यहाँ पर बराबर करने के लिए हमें यहाँ पर 2 से गुणा करना चाहिए। जब यहाँ पर 3 गुणा 2 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अगर यहाँ पर हम 2 का गुणा कर रहे हैं तो ये अनुपात है, तो यहाँ पर हमें 5 में भी 2 का गुणा करना होगा। तो अब यहाँ पर ये नया अनुपात क्या आ जाएगा, क्रय मूल्य में कोई परिवर्तन नहीं किया गया, ये
5 ही यहाँ पर रहेगा। यहाँ पर अंकित मूल्य कितना हो जाएगा, 5 दूनी 10 आ जाएगा। और यहाँ पर ये विक्रय मूल्य कितना आ जाएगा, 3 दूनी 6 और यहाँ पर भी 6 है। तो यहाँ पर इस तरह से ये अनुपात आ जाएगा तीनों के बीच में 5:10:6। तो यहाँ पर आप ये समझ गए कि यहाँ पर कॉस्ट प्राइस और यहाँ पर है मार्केट प्राइस और यहाँ पर है सेलिंग प्राइस, और इन तीनों के बीच में जो अनुपात आएगा वो कितना आएगा, 5:10:6। अब आप यहाँ पर प्रश्न में देखिए कि यहाँ पर वैल्यू दे रखी है किसकी, अंकित मूल्य की वैल्यू दे रखी है, और कितनी दे रखी है, 5,040 रुपये दिया हुआ है। तो यहाँ पर अनुपात से आप देखोगे तो अंकित मूल्य कितना है, 10 यूनिट है। तो 10 यूनिट की वैल्यू कितने के बराबर है, 5,040 रुपये के बराबर है। तो यहाँ पर अगर 10 यूनिट बराबर किसके है, 5,040 रुपये के बराबर है, तो यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू किसके बराबर होगी, 5,040 में 10 से भाग देंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी 504 रुपये के बराबर। तो यहाँ से आपको ये समझ में आ गया कि जो यहाँ पर अंकित मूल्य दिया हुआ था उससे हमने यहाँ पर 1 यूनिट की वैल्यू निकाल ली है, और 1 यूनिट की वैल्यू यहाँ पर कितनी आ गई है, 1 यूनिट की वैल्यू यहाँ पर आई है 504 रुपये। अब आप यहाँ पर ये देखिए कि प्रश्न में ज्ञात क्या करना है, प्रश्न में ज्ञात तो ये करना है कि लाभ की राशि क्या होगी। पर पहले आप ये तो देखिए कि यहाँ पर लाभ हो भी रहा है या नहीं। लाभ तो यहाँ पर हो रहा है क्योंकि 5 यूनिट यहाँ पर वस्तु का क्रय मूल्य है और 6 यूनिट यहाँ पर वस्तु का विक्रय मूल्य है। तो यहाँ पर जो लाभ हो रहा है वो कितने का हो रहा है, 1 यूनिट का लाभ हो रहा है। और यहाँ पर 1 यूनिट की वैल्यू क्या होगी, आपको पता है कि 1 यूनिट की वैल्यू तो हमने निकाल ही ली है, और ये किसके बराबर है, 504 रुपये के बराबर है। तो यहाँ पर प्रश्न में पूछा गया था कि लाभ की राशि क्या है, तो लाभ की राशि यहाँ पर होगी 504 रुपये। ऑप्शन बी यहाँ पर सही आंसर होगा। क्वेश्चन है, राम किसी काम को 36 दिन में कर सकता है तथा श्याम उसी कार्य को 32 दिन में कर सकता है। यदि वे दोनों साथ में 8 दिन तक काम करते हैं तो काम का कितना भाग शेष बचा रहेगा। तो प्रश्न में ऐसा कहा गया है कि राम अगर किसी कार्य को करे तो राम तो 36 दिन में कार्य को पूरा करेगा, और श्याम अगर उसी काम को करे तो श्याम को कितना समय लगेगा, 32 दिन का समय लगेगा। अब प्रश्न में ये कहा गया है कि दोनों साथ में कार्य कर रहे हैं और 8 दिन तक इन्होंने साथ में कार्य किया है, लेकिन कार्य पूरा हो नहीं पाया है। अब पूछा ये गया है कि कार्य कितना शेष बचा है। तो आइए अब हम इस प्रश्न को हल करते हैं। तो आपको पता है कि राम किसी काम को करेगा ना तो 36 दिन में कार्य को पूरा करेगा। जब राम 36 दिन में कार्य को पूरा कर रहा है तो फिर राम एक दिन में कितना कार्य करता होगा ये हमको पता होना चाहिए। तभी तो फिर हम ये पता लगा पाएंगे ना कि राम 8 दिन में कितना कार्य कर पाया है, क्योंकि राम और श्याम ने 8 दिन कार्य किया है। लेकिन हमें ये पता होना चाहिए कि राम का एक दिन का कार्य कितना है और श्याम का एक दिन का कार्य कितना है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि राम तो 36 दिन में कार्य करता है पूरा, और श्याम 32 दिन में कार्य पूरा करता है। तो राम का एक दिन का कार्य कितना हो जाएगा, 1/36 यूनिट हो जाएगा। और उसी प्रकार श्याम का एक दिन का कार्य कितना हो जाएगा, 1/32 यूनिट हो जाएगा। अगर आपको इस तरह से समझ में नहीं आ रहा तो आप इस तरह से समझिए कि कुल कार्य यहाँ पर हम मान लेते हैं कि कुल कार्य कितना है, 1 यूनिट है। 1 यूनिट कार्य करना है राम और श्याम को। लेकिन राम एक दिन में कितना कार्य करता है, क्योंकि हमको पता है कि राम अगर इस कार्य को पूरा करेगा यानी कि 1 यूनिट कार्य पूरा कर लेगा तो फिर राम कितना समय लेता है, 36 दिन का समय लेता है। यानी कि राम के द्वारा 36 दिन में जो कार्य किया गया है ना वो 1 यूनिट कार्य किया गया है, क्योंकि 1 यूनिट ही कार्य करना है और इसी को हमने कुल कार्य माना है। तो 36 दिन में राम कितना कार्य करता है, 1 यूनिट कार्य करता है। तो फिर राम एक दिन में कितना कार्य करता होगा, तो यहाँ पर हम 1 में 36 से भाग दे देंगे। तो यहाँ पर राम के लिए कितना आया है, एक दिन का कार्य 1/36 यूनिट आया है। तो यहाँ पर अब हम इसी प्रकार ये भी पता लगा सकते हैं कि श्याम एक दिन में कितना कार्य करेगा, क्योंकि कार्य तो यहाँ पर 1 यूनिट ही करना है। तो श्याम जो है वो एक दिन में 1/32 यूनिट कार्य करेगा। तो इस तरह से आपने यहाँ पर ये समझा कि राम जो है वो एक दिन में कितना कार्य कर सकता है और श्याम एक दिन में कितना कार्य कर सकता है। राम के लिए 1/36 यूनिट है और श्याम के लिए यहाँ पर 1/32 यूनिट है। और आपको ये भी तो पता है कि जो कुल कार्य है वो कितना है, 1 यूनिट है। इसी कार्य को अब ये दोनों मिलकर भी करेंगे। तो राम 8 दिन कार्य करेगा और श्याम भी 8 दिन कार्य करेगा। जब राम यहाँ पर एक दिन में कार्य करता है कितना, 1/36 यूनिट, तो 8 दिन के लिए यहाँ पर 8 का गुणा करेंगे। और श्याम का अगर 8 दिन का कार्य निकाले तो यहाँ पर 8 का गुणा करना होगा। तो राम जो है वो 8 दिन में कितना कार्य कर लेगा, 8/36 यूनिट कर लेगा। और श्याम जो है वो
8 दिन में कितना कार्य कर लेगा, 8/32 यूनिट कर लेगा। तो इस तरह से हमने यहाँ पर ये पता लगा लिया कि राम जो है वो 8 दिन में कितना कार्य कर सकता है और श्याम जो है वो 8 दिन में कितना कार्य कर सकता है, क्योंकि इन दोनों ने ही तो कार्य किया है और 8 दिन कार्य किया है। अब हम इसको सरल रूप में भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर ये 4 के पहाड़े से दोनों संख्या कट जाएगी और यहाँ पर ये किस पहाड़े से, 8 के पहाड़े से कट जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा ये 1/4। यानी कि राम ने 8 दिन में 2/9 यूनिट कार्य किया है और श्याम ने कितना किया है, 8 दिन में 1/4 यूनिट कार्य किया है। तो आपको ये पता लग गया है कि कुल कार्य तो यहाँ पर 1 यूनिट है और इस कार्य में से ही राम ने 8 दिन में कितना कार्य करा है, 2/9 यूनिट कार्य किया है और श्याम ने किया है 1/4 यूनिट कार्य। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं कि जो कुल कार्य है वो तो 1 यूनिट है, लेकिन राम का जो कार्य है वो कितना है, 2/9 यूनिट 8 दिन का, और श्याम का कितना कार्य है 8 दिन का, 1/4 यूनिट कार्य है। अब हमें तो ये पता लगाना है कि शेष कार्य कितना है, क्योंकि 8 दिन में राम तो 2/9 यूनिट कार्य कर पाया है और श्याम ने भी कार्य किया है साथ में मिलकर, लेकिन श्याम ने 1/4 यूनिट किया है। तो यहाँ पर कुल कार्य कितना है, 1 यूनिट है। अब हमें ये पता लगाना है कि शेष कार्य कितना होगा। तो यहाँ पर 1 यूनिट में से, यानी कि जो कुल कार्य है उसमें से हम ये घटा देंगे कि राम ने कितना कार्य किया और श्याम ने कितना कार्य किया, जिससे हमें ये पता लग जाएगा कि यहाँ पर शेष कार्य कितना होगा। तो राम का कार्य कितना है, 2/9 यूनिट है और श्याम का कितना है, 1/4 यूनिट है। तो 1 यूनिट में से हम यहाँ पर राम का कार्य और श्याम का कार्य घटा देते हैं। तो यहाँ पर कितना आएगा, यहाँ पर 36 लैसे आएगा, यहाँ पर हमें 36 लिखना होगा और यहाँ पर कितना आ जाएगा, आप ये आसानी से कर सकते हो, यहाँ पर 8 आएगा और यहाँ पर आ जाएगा 9, और जब आप इसको हल करोगे तो यहाँ पर आ जाएगा 19/36। तो यहाँ पर कार्य कितना शेष बचा है, 19/36 भाग शेष बचा है। तो यहाँ पर ऑप्शन सी सही आंसर होगा। क्वेश्चन है, एक वस्तु को उसके वास्तविक विक्रय मूल्य के 18/25 पर बेचने पर 19% की हानि होती है और इसे इसके वास्तविक विक्रय मूल्य पर बेचने पर लाभ प्रतिशत क्या होगा। तो यहाँ पर तो हम लिखते हैं वास्तविक विक्रय मूल्य, यानी कि वास्तविक एसपी, यानी कि विक्रय मूल्य, और यहाँ पर हम लिखते हैं सेलिंग प्राइस, यानी कि विक्रय मूल्य ही लिख रहे हैं लेकिन जिस मूल्य पर वस्तु को बेचा जा रहा है, और यहाँ पर हम लिखेंगे कॉस्ट प्राइस। तो यहाँ पर पहले तो आप ये देखिए कि ऐसा कहा गया है कि वस्तु को वास्तविक विक्रय मूल्य पर नहीं बेचा गया है, वास्तविक विक्रय मूल्य के 18/25 पर बेचा गया है। तो अगर यहाँ पर हम मान लेते हैं, जैसे कि यहाँ पर 18/25 भिन्न दिया हुआ है, तो बट्टे में जो 25 लिखा हुआ है इसको तो हम मान लेते हैं कि ये वास्तविक विक्रय मूल्य है, यानी कि इतने 25 यूनिट पर वस्तु को बेचना चाहिए था, लेकिन वास्तविक विक्रय मूल्य पर तो वस्तु को बेचा ही नहीं गया। यहाँ पर जो अंश में लिखा हुआ है 18, इस मूल्य पर बेचा गया, क्योंकि आप जब 25 का 18/25 निकालोगे ना, क्योंकि वास्तविक विक्रय मूल्य हमने 25 मान लिया है और 25 का हम 18/25 निकालोगे तो ये किसके बराबर आएगा, 18 के बराबर आएगा। और आप भिन्न से भी देख सकते हो कि बट्टे में लिखा हुआ 25 है, उसको हमने वास्तविक विक्रय मूल्य मान लिया है, तो यहाँ पर अंश में 18 लिखा हुआ है, तो ये क्या होगा, ये विक्रय मूल्य होगा जिस मूल्य पर वस्तु को बेचने पर 19% की हानि हो रही है। तो इस तरह से हमने यहाँ पर लिख दिया। लेकिन अगर 25 यूनिट में बेचा जाता वस्तु को, उस स्थिति में लाभ क्या होगा, हानि होगा, ये हमें ज्ञात करना है। लेकिन ऐसा कहा गया है कि जब 18 यूनिट में बेचा जाता है ना, तो 19% की हानि हो ही जाती है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले तो 19% को भिन्न में बदलते हैं। तो 19% का भिन्न रूप होगा 19/100। तो यहाँ पर आप देखिए कि 19% की हानि होती है। अगर यहाँ पर 100 रुपये की वस्तु होती, यानी कि क्रय मूल्य 100 होता और 100 का 19% 19 के बराबर होता है, यानी कि 100 रुपये की वस्तु जो है और 19% की हानि हो रही है, तो सीधा सा अर्थ यह है कि 100 रुपये की वस्तु को 81 रुपये में बेच दिया गया है, तभी यहाँ पर 19% की हानि हो रही है। लेकिन अब आप यहाँ पर ये देखिए कि यहाँ पर 18 यूनिट क्या है, वस्तु का विक्रय मूल्य, जिस मूल्य पर वस्तु को बेचा जा रहा है, और यहाँ पर जो 81 यूनिट क्या है, ये भी वस्तु का विक्रय मूल्य ही है, और 81 यूनिट पर बेचने पर ही तो 19 यूनिट की यहाँ पर हानि हो रही है, 19% की हानि हो रही है, और 18 यूनिट पर बेचने पर भी 19%
की हानि हो रही है। यानी कि ये एक ही वस्तु का ही तो विक्रय मूल्य है, 18 लिखा हुआ है, 81 लिखा हुआ है, और ये एक ही वस्तु का विक्रय मूल्य और यहाँ पर ये अलग-अलग लिखा हुआ है। तो यहाँ पर हमें इसे बराबर करना चाहिए। तो बराबर करने के लिए हम 18 में 9 का गुणा कर देते हैं और 81 में हम 2 का गुणा कर देते हैं, जिससे कि यहाँ पर 18 गुणा 9 करो चाहे 81 गुणा 2 करो, 162 यहाँ पर विक्रय मूल्य आ जाएगा। लेकिन ध्यान दीजिए आप कि आपने यहाँ पर अगर 2 का गुणा किया है तो आपको 100 में 2 का गुणा करना होगा। यहाँ पर 9 का गुणा किया है तो 25 में आपको यहाँ पर 9 का गुणा करना होगा। तो 25 गुणा 9 कितना हो जाएगा? 225 हो जाएगा। यानी कि वास्तविक विक्रय मूल्य कितना था? 225 यूनिट था। लेकिन यहाँ पर बेचा कितने में गया? 162 में बेचा गया है। और वस्तु का यहाँ पर क्रय मूल्य कितना है? 100 गुणा 2 करेंगे तो ये आ जाएगा 200 के बराबर। तो यहाँ पर वास्तविक विक्रय मूल्य, क्रय विक्रय मूल्य और यहाँ पर क्रय मूल्य के बीच में अनुपात आ गया है। अब प्रश्न में पूछा क्या गया है? प्रश्न में तो पूछा ये गया है, क्या पूछा गया है यहाँ पर प्रश्न में? आप देख सकते हो कि प्रश्न में पूछा गया है कि इसके वास्तविक विक्रय मूल्य पर ही वस्तु को बेचना है। यानी कि यहाँ पर 162 में नहीं बेचना है, क्योंकि 162 में वस्तु को बेचते हैं तो इससे क्या होती है? 19% हानि होती है। तो यहाँ पर 162 में नहीं बेचना है, वास्तविक विक्रय मूल्य यानी कि जो 225 यूनिट है इसमें वस्तु को बेचना है। और 200 की यहाँ पर वस्तु है और 225 में अगर हम बेचेंगे तो लाभ तो होगा, लेकिन आंसर निकालना है लाभ प्रतिशत में। तो आप देखिए 200 की वस्तु 225 में बेची जा रही है तो 25 यूनिट का यहाँ पर लाभ हो रहा है, लेकिन आंसर निकालना है हमें प्रतिशत में। तो बट्टे में हम क्रय मूल्य लिखेंगे। यहाँ पर क्रय मूल्य कितना है? 200 है। मल्टीप्लाई यहाँ पर हम 100 से करेंगे और आंसर हम निकाल लेते हैं। यहाँ पर 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाएगी और 25 में अगर 2 से भाग दिया जाएगा तो यहाँ पर आंसर आ जाएगा 12.5%। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि ऑप्शन बी यहाँ पर सही आंसर होगा।